हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का एनवी क्लासेस में स्वागत है। एनवी क्लासेस आप सभी के लिए लाया है फॉरेस्टर वन दरोगा से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स, वो भी चैप्टर वाइज। आपको पता ही है यूके SSC के अनुसार 316 पदों पर वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर की भर्ती होनी है, जिसमें 9th-10th एनसीईआरटी का पूरा कोर्स रखा हुआ है। मेरे हिसाब से 9th-10th का जो कोर्स है, साइंस का कोर्स, बहुत ही इजी कोर्स है। आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है 316 पदों पर आवेदन आपने किया होगा, तो आप उन पर उस एग्जाम को दे करके उसको आसानी से पास कर सकते हो। तो हमारा जो चैनल है वो आपको डेली रूटीन के हिसाब से आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड करेगा। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका इन्वायरमेंटल से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो आपको आपकी तैयारी कराने के लिए हम आपके साथ आपके लिए हमेशा हर दिन जुड़ेंगे और आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मीन्स हर दिन आपको हर सिलेबस से रिलेटेड हर चैप्टर का आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। मीन्स 9th-10th का जितना भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इन्वायरमेंटल जो भी है, तो आपको सीरियल वाइज 9th-10th का जो भी है सब बताया जाएगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधे आपको जो कोर्स है उससे रिलेटेड आपसे बातें करता हूँ। तो उसमें जो है 9th-10th का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो मीन्स टोटली साइंस है। तो हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे आपका केमिस्ट्री से, जो कि बहुत ही इजी है। आपका 9th और 10th का केमिस्ट्री लगा लो तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो 9th-10th केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, बायोलॉजी और लास्ट में इन्वायरमेंटल करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ, नोट्स वगैरह आपको हम देंगे। तो स्टार्ट करेंगे सीधे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में जो आपका 9th-10th का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो उसके हिसाब से आप ये लगा लो, आपका 9th में पहला चैप्टर है मीन्स पदार्थ, और उसके जो क्या वो शुद्ध है मीन्स वो आपको फर्स्ट चैप्टर आप ये मान लो कि मैटर, पदार्थ, और उसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो वर्गीकरण है कि पदार्थ कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बताता है। तो अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर पदार्थ। पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ दुनिया की हर एक चीज आप ये समझ लो वो पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेर सकती है। मीन्स इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेर रही हैं और जिनमें द्रव्यमान है, वो क्या है? पदार्थ है। तो सिंपली रूप से पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन होता है, उसका जो वर्गीकरण होता है, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, पदार्थ का किसी भी चीज का वर्गीकरण जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला भौतिक, उसका फिजिक्स कैसा है, फिजिक्स मीन्स वो दिखने में कैसा है या उसकी संरचना, आकार वगैरह कैसा है, तो वो होता है भौतिक। दूसरा होता है रासायनिक, केमिकली। तो पदार्थ भी मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है भौतिक, तो भौतिक परिवर्तन जो भौतिक होता है, फिजिकल होता है पदार्थ का, जिसमें फिजिक्स कहते हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो ये है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आपको पता होगा मेन रूप से 3 टाइप का होता है। अभी जो खोजे जा रही है उसमें एक चौथे प्रकार का है प्लाज्मा, और 5वें प्रकार का बीई कंडेंसर, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसर कहते हैं। मींस इसकी अभी रिसर्च यहाँ पे जारी है, अभी प्रयोगशालाओं में, लैब में इसकी रिसर्च है। तो मुख्य रूप से पदार्थ वैसे फिजिकली होता है ठोस, द्रव और गैस के रूप में। बाकी प्लाज्मा और बीई कंडेंसर मींस बोस-आइंस्टीन कंडेंसर उसका होता है। दूसरी तरह से अगर उसका हम रासायनिक वर्गीकरण करें, तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ जो होता है उसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ हुए होते हैं मींस इसमें दो प्रकार के आते हैं। एक आता है इसमें तत्व, एलिमेंट, और दूसरा इसमें आता है यौगिक। जबकि अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। मिश्रण दो टाइप का होता है, समानु मिश्रण और विषमानु मिश्रण। तो ये इसका एक छोटा सा अभी मतलब एक चार्ट टाइप है, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक आपने देखा कि पदार्थ जो होता है उसका वर्गीकरण दो रूप से हो सकता है। अब मेन बात यह है कि पदार्थ बनता कैसे है। जो पदार्थ बनता है वो कणों से मिलकर के बनता है। कोई भी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो पदार्थ जो होता है उसके कणों की कुछ विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर ही हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे वो ठोस, द्रव या गैस कहलाता है। तो जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो पहले तो बात है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। दूसरा, उनके बीच में कुछ न कुछ स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसे हम आणविक स्थान कहते हैं। तो हर पदार्थ के बीच में एक कुछ न कुछ आणविक स्थान होता है। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है
कि हर पदार्थ का जो कण होता है वो गतिमान होता है, गतिशील होता है। तो जो कण मूवमेंट करता है उसी मूवमेंट के आधार पर हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ये कण है मान लो ठोस के, तो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, उनके बीच जो आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो ठोसों के बीच का जो आणविक स्थान होता है कम होता है, इसी वजह से उनके बीच जो बल होता है आंतरिक आकर्षण बल जिसको बोलते हैं, आणविक आंतरिक आकर्षण बल, वो बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ठोस बहुत घना होता है, इनके बीच में जो कण है बहुत चिपके हुए होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही घना होता है। और इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, एक ज्यामिति के रूप का इसका निश्चित आकार होता है। अगर बात करें द्रव की, तो ये ठोसों में है। द्रव की बात करें तो इसके अपेक्षाकृत इसके जो कण होते हैं थोड़ी और दूरी पे होते हैं, इनके बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो आकार जो होता है, इसको किसी भी आप बर्तन में रखें। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या है, इसके कण दूर दूर है, इसलिए इसको जब आप फैलाओगे या गिराओगे तो ये फैलने लगता है। तो इसी क्योंकि इसके कण दूर दूर है तो ये मूवमेंट करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, इसी वजह से जो द्रव होता है वो बहने लग जाता है। नंबर 3, इसमें क्या है, जो गैस के कण होते हैं वो इनसे बहुत दूर होते हैं, लगभग इनके भी जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो बहुत दूर होता है। तो इसी अंतरा आणविक स्थान दूर होने की वजह से जो हवा होती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, मीन्स क्योंकि उसके कण बहुत अधिक क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। जब उनके कण अधिक गति करने लग जाएंगे तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है उनके कणों के बीच का वो कम हो जाएगा, आंतरिक आणविक स्थान बहुत बढ़ जाएगा, जिससे आपके कण क्या होंगे, दूर दूर है तो उनके मूवमेंट अधिक है तो चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इसीलिए ठोस का आकार निश्चित होता है, वो मजबूत होता है, द्रव बहने लगता है और गैस जो है चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अभी तक आपने देखा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। जो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया अभी एक प्लाज्मा, तो प्लाज्मा एक्चुअली में होता क्या है, प्लाज्मा एक नई मतलब एक प्रकार का फिजिकली उसमें देखा गया है कि जो पदार्थ होता है प्लाज्मा पदार्थ का क्या गुण क्या होता है प्लाज्मा का। तो जो प्लाज्मा होता है वो दिखता सॉलिड की तरह, मीन्स उसको अगर आप देखोगे तो एक ठोस की तरह दिखेगा, लेकिन जब आप उसको जैसे अगर आप गिराओगे मीन्स उसको फैलाओगे तो वो लिक्विड की तरह बहेगा नहीं, लेकिन जैसे एक लिक्विड होता है उसकी तरह हिलने लग जाता है। तो वो एक प्लाज्मा का उदाहरण है। मीन्स जैसे आपका अगर आप स्प्लिट करते हैं, थूकते हैं, तो वो प्लाज्मा है, क्योंकि वो अगर आप उसको देखोगे तो वो क्या करता है, बहता नहीं है, लेकिन अगर वो दिखता सॉलिड ठोस की तरह है, लेकिन जब वो उसको गिरता है तो हिलता है, बहता नहीं है, वो प्लाज्मा है। जो लोहे को गर्म करके जब उसको पिघलाया जाता है तो वो भी प्लाज्मा है, दिखेगा वो सॉलिड की तरह, बहेगा नहीं लेकिन हिलेगा द्रव की तरह, तो वो प्लाज्मा है। और 5वां नंबर का जो अभी आपको बताया मैंने बीई कंडेंसेट, जो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से रखा गया, उस पर अभी रिसर्च जारी है। तो ये पदार्थ के कण थे, इसमें आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि पदार्थ 3 रूप के मूलभूत का होता है, ठोस, द्रव और गैस, और बाकी 2 प्रकार का ये प्लाज्मा और बीई कंडेंसेट। तो इनमें जो भी कण होते हैं पदार्थ के कण, उनसे इनका क्या होता है कि चुनाव होता है, मीन्स कि ये ठोस है, द्रव है या गैस है। अब आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें से कि ठोस, द्रव, गैस से क्या आ सकता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके उन टॉपिक्स की जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मीन्स अभी तक तो आपको बेसिक नॉलेज था, बता रहा था कि मतलब ठोस, द्रव, गैस होता क्या है। अब जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट आते हैं वो ये आते हैं कि घनत्व में सबसे अधिक किसका घनत्व होता है, ठोस, द्रव, गैस, मीन्स प्रसार, आपके उसमें गतिज ऊर्जा, आणविक स्थान या अंतरा आणविक बल। तो पहला इसमें है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि घना, सिंपल सी बात है, घना, कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा घनी है वो होता है उसका घनत्व। तो सबसे अधिक घना कौन होता है, दिखने में जो घना होता है वो होता है ठोस। तो इसमें जो एक चीज है, ठोस और गैस आगे पीछे होंगे लेकिन द्रव हमेशा बीच में रहेगा, मीन्स मीडियम में रहेगा। तो यहाँ पे घनत्व का जो बात आती है, घनत्व सबसे घना होता है ठोस, ठीक है, देन आता है द्रव और अंतिम में गैस, क्योंकि गैस का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है। दूसरी चीज इसमें आता है प्रसार। प्रसार मीन्स होता है फैलना, कि कौन सबसे अधिक फैलता है। तो ठोस तो सबसे कम फैलेगा, क्योंकि जो गैस होती है वो चारों दिशाओं में अधिक गति से फैल जाती है, जल्दी फैल जाती है। मीन्स अगर आप कभी अपने कमरे में अगरबत्ती वगैरह चलाएं तो वो पूरे चारों दिशाओं में पूरे कमरे में फैल जाती है, तो उसे कहते हैं प्रसार। तो प्रसार का अगर आप प्रमाण देखें तो सबसे पहले आएगा गैस, देन आएगा आपका द्रव और लास्ट में ठोस। मीन्स जो ये क्वेश्चन आएंगे उनमें द्रव आपका हमेशा बीच में रहेगा, जो आपके ठोस या गैस के बीच में होगा। कि
अब तीसरा विसरण। विसरण का मतलब ये समझ लाओ कि वो चारों दिशाओं में जल्दी कौन फैलता है, तो इसका भी सेम होगा, चारों दिशाओं में जल्दी कौन फैलेगा, गैस, बीच में लिक्विड आ जाएगा और सबसे लास्ट में सॉलिड। ठीक है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मींस जो उसके कणों की गतिमान, जो जिसके कण, वायु के कण कौन मतलब सबसे अधिक गति करने लग जाते हैं, मींस किसके कण, ठोस द्रव्य गैस में से इनमें से किसके कण बहुत तेज मूवमेंट करते हैं। तो आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि गैस के कण क्या करते हैं, बहुत तेज गति करते हैं, क्योंकि जो हवा होती है, एक सिंपल सा गैस का एग्जांपल है हवा, वो बहुत जल्दी फैल जाती है। आप ठोस को देखो, सॉलिड को देखो, तो उसके कण उतनी तेज गति नहीं करते हैं। इसके बताया हुआ था कि इसमें अंतरा आणविक बल होता है जो दो कणों के बीच में लगता है, तो ठोसों में वो अधिक होता है, इसलिए क्योंकि गैसों में वो बहुत कम होता है, उसके कण क्या हो जाते हैं, फ्रीली मूवमेंट, बहुत तेज गति करने लग जाते हैं। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है गैस में, सबसे कम सॉलिड, ठोस में, बीच में आ जाएगा आपका लिक्विड। और अंतरा आणविक बल मैंने आपको बताया कि दो कणों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, अंतरा आणविक बल होता है। तो अंतरा आणविक बल जो होता है ठोसों में सबसे अधिक होता है, इसलिए तो ठोस एक निश्चित आकार का होता है, क्योंकि उसके कण आपस में क्या होते हैं, एक मजबूत बल से जुड़े होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोसों में जो बल लगता है उसके कणों के बीच का बल, तो वो अंतरा आणविक बल हो गया, और सबसे अधिक बल जो होता है वो ठोस में होता है, तो इसका भी हो जाएगा अंतरा आणविक बल सबसे अधिक सॉलिड में, देन लिक्विड में, और अंतिम में गैस में। और अंतरा आणविक स्थान आपका हो जाएगा गैस, क्योंकि बल जितना अधिक होगा तो स्थान तो रहेगा नहीं। ये देखिए जैसे दो कण है, इन दो कणों के बीच अगर बहुत तेज बल है तो इनके बीच कुछ स्थान रहेगा नहीं, इसलिए अंतरा आणविक स्थान, तो बल अधिक है सॉलिड में, लेकिन क्योंकि बल अधिक है सॉलिड में, तो गैस का क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखो, उसमें कण दूर दूर है, मींस इनमें अंतरा आणविक बल कम है, तो कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और स्थान ज्यादा होगा। तो अंतरा आणविक स्थान किसमें ज्यादा होता है, गैस में। बीच में हमेशा आपका क्या आएगा, द्रव यानी लिक्विड, और अंतिम में फिर आपका सॉलिड। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण था कि उसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्रम दिया गया सही है। तो घनत्व के आधार पर इस प्रकार का क्रम होगा, प्रसार, गतिज ऊर्जा वगैरह। तो आपको ये करना बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन, मींस पदार्थ की अवस्थाओं को आप किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, या ठोस का डायरेक्ट गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, या गैस का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो एक नंबर का काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन मींस आप पदार्थ की अवस्थाओं, ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। तो इसका जो एक सिंपल सा उदाहरण है वो है पानी। ठीक है, तो पानी को देखिए, पानी जब ठोस के रूप में भी होता है, देन उसको हम द्रव में बदल सकते हैं, और अंतिम में हम उसको गैस के रूप में भी बदल सकते हैं। क्योंकि जो पानी होता है, देखिए ठोस के रूप में जब हो, बर्फ होता है, ठोस होता है, उसको आप अगर गलाएं, उसको मतलब आप किसी हीट देंगे तो वो पानी के रूप में यानी द्रव में बदल जाता है, और उसको अधिक हीट देंगे तो वो भाप में बदल जाता है। तो एक ही चीज यानी जो पानी है, एक पदार्थ था, तो उसकी अवस्थाएं देखो तीन रूप में है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। मींस एक सॉलिड भी है, उसमें एक आपको एक लिक्विड भी मिलेगा, और वो अगर भाप के रूप में है तो गैस में मिलेगा। मींस पदार्थ की अवस्थाओं को क्या कर सकते हो आप, परिवर्तित कर सकते हो। तो इसमें जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है कि ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो ठोस का जो द्रव है यानी सॉलिड को डायरेक्ट अगर आप गैस में बदलोगे तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो जैसे देखिए ऊर्ध्वपातन, ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो गैस, जो ठोस होता है, जैसे आप कपूर का एग्जांपल लीजिए, उसको आप जलाओगे तो वो द्रव में चेंज नहीं होगा। सिंपली अगर आप देखें तो उसको किस में चेंज होना चाहिए था, द्रव में, देन आप उसको गैस में, तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। यानी कपूर का डायरेक्ट उड़ जाना वो होता है ऊर्ध्वपातन। तो कपूर का गैस बन जाना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पदार्थ है उसमें किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो अब देखिए ठोस का द्रव में बदलना, किसी सॉलिड को आप क्या करोगे, द्रव में बदलोगे। तो ठोस को आप सिंपली से क्या द्रव में कब बदल सकते हो, जब आप उसको गलाओगे। तो उसको गलाओगे मीन्स उसका गलनांक, मीन्स उसको जो इंपॉर्टेंट है ठोस को द्रव में बदलना क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक है, और उसको बॉईल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो किसी ठोस को आप जब बॉईल करोगे तो वो भाप बन जाता है, उसको कहते हैं क्वथनांक। सिंपल से आप ये समझ लो कि किसी ठोस को अगर आप एक हीट दोगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, पिघल करके कोई सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा। क्योंकि गर्म हीट देने से क्या होगा, उसके कण दूर दूर होंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पदार्थ की जो पहचान है कि ठोस, द्रव, गैस है, वो उसके कणों पर ही
निर्भर करेगी, क्योंकि कण दूर दूर होंगे तो वो द्रव है और बहुत ज्यादा दूर होंगे तो वो गैस है। तो नजदीकी कण क्या होंगे, हीट से उसके जो आंतरिक आकर्षण बल है वो कम होता रहेगा, और बल कम होता रहेगा तो मीन्स उसके जो कण है वो थोड़ा थोड़ा दूर होने लगेंगे, आणविक स्थान बढ़ने लगेगा, देन वो खुद क्या बन गया, द्रव बन गया, और डायरेक्ट फिर उसको और गिराएंगे तो हो गया गैस। तो सिंपल सा आप देखो, जिस पॉइंट पे जिस तापमान पे वह क्या होता है, ठोस से द्रव बनता है, उसको कहते हैं गलनांक, ठीक है। और जिस तापमान पे वो ठोस से मतलब द्रव से गैस बनता है उसको कहते हैं क्वथनांक। तो देखिए, ठोस से जब वह द्रव बनता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गलनांक, उसको गलनांक गलाता है, ठीक है। और ठोस से जब वो गैस बनता है तो उसको कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, कि वह क्वथनांक है, जिस हीट पे वह भाप बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जो ऊर्ध्वपातन ठोस का द्रव में, या मतलब हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं का परिवर्तन कर सकते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें इस प्रकार से मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात, देखो इनमें मतलब समझने लायक कुछ नहीं है, बहुत ईजी है कि आप खुद से हिसाब से पानी को एक एग्जाम्पल माने, बहुत अच्छा है। देखो, ठोस को जब आप क्या करोगे, द्रव में बदलोगे तो उसको गलाओगे, तो उसको क्या कहते हैं, गलनांक, क्या कहते हैं, गलनांक। तो अगर उसको गलनांक या संगलन भी कहते हैं, उसको संगलन या गलनांक, ठीक है। मेल्टिंग, जब पिघल रहा है, मेल्टिंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, कि ठोस को गैस में बदलना आपको बताया ऊर्ध्वपातन, इसका जो अच्छा उदाहरण है वो है कपूर, ठीक है। कपूर क्या होता है, डायरेक्ट बिना द्रव में ठोस से सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। नेक्स्ट इसमें द्रव का गैस, तो द्रव का जो गैस में होता है वो होता है वेपोरेशन, वाष्पीकरण उसको कहते हैं, कि वेपर सीधे द्रव क्या होता है, भाप में बदल जाता है। द्रव को गर्म करोगे तो वो क्या होता है, भाप में बदल जाता है, भाप को क्या बोलते हैं, वेपर। तो वेपर यानी वाष्पीकरण, वाष्प जो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल से उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एग्जाम्पल में बोलेगा कि ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या क्या होता है, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, द्रव का गैस में वाष्पीकरण, क्योंकि वेपर बन रहा है। तीसरा, ठोस का द्रव में, मीन्स आप ठोस को द्रव में बदलोगे तो अभी बताया मैंने संगलन, यानी उसको गलाओगे तो गलना या संगलन, ठीक है, मेल्टिंग, मेल्ट कर रहे हो आप उसको। नेक्स्ट उसमें आएगा द्रव का ठोस में। देखो, कोई भी द्रव है, जब पानी है वो ठोस कब बदलेगा, ठोस में कब बदलेगा, जब वो बर्फ में जमेगा, मीन्स उसको जमना है। तो जमने को हिम मतलब बर्फ से याद रखो, जमने मीन्स हिमांक का जो ठोस में बदलना है उसको परिवर्तन, उसकी अवस्था का जो परिवर्तन उसको कहते हैं जमना या हिमांक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हिमांक, फ्रीजिंग, फ्रीज हो रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, गैस का ठोस में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठोस गैस मतलब आप समझ लो, ठोस का गैस में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन मींस सब्लिमेशन, डायरेक्ट उड़ जाना, जैसे कपूर का डायरेक्ट सॉलिड से भाप बन जाना। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस का ठोस में, तो गैस है मतलब कोई भाप है, उसको हमने ठोस में बदलना है, तो उसको कहते हैं दृढ़ीकरण। क्या कहते हैं, उसको दृढ़ बनाना है तो सिंपल से याद रखना, दृढ़ीकरण या कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन में उसको दृढ़ करना है, दृढ़ीकरण, ठीक है, गैस का ठोस में। और है गैस का द्रव में संघनन, मीन्स अगर आप किसी गैस को द्रव में बदलोगे तो गैस को द्रव में सिंपल से संघनन। उसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है, जो आपके बारिश की बूंदें होती हैं, क्योंकि वो देखिए वाष्पीकरण होकर के जो गैस होता है, भाप होता है, वो क्या होता है, वायुमंडल में जमा होता है, किसके रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में, और वो क्या बनाता है, बादल बनाता है। तो देखिए वहां भी क्या हो रहा है, गैस द्रव में बदल रहा है, गैस का द्रव में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे कहते हैं संघनन। तो एग्जाम ये मतलब एक इजी सा चैप्टर था, ठोस द्रव गैस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चन है। तो अब आपको आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसके रासायनिक जो होते हैं गुण, कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, या आप ये समझ लो कि समान मिश्रण, विषमान मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में मतलब जो है, हम स्टार्ट आज हमने ठोस द्रव गैस यानी इसकी भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं से कर लिया है, कल हम आपको इसमें रासायनिक अवस्थाएं बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए हम एक मतलब हम आपकी एक अच्छी मदद करना चाहते हैं कि आप जो अपने फॉरेस्ट एग्जाम का जिन्होंने भी भरा हुआ है, या इससे किसी और विद्यार्थी को भी अगर लाभ उठाना है, तो उनके लिए मतलब 9-10 का जो कोर्स है बहुत इजी है, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आई होप, मतलब मुझे लगता है बहुत आसान है। अगर आप 316 पौधे बहुत अधिक होते हैं आज के इस दौर में, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छे से मतलब अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी जो नौकरी लग जाएगी, मीन्स आप एक अच्छी नौकरी आपकी मिलेगी। तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, मीन्स आपकी हम मदद, पूरी तरह से आपकी हम मदद करेंगे।